वेव्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। आपको मालूम है ऑलरेडी क्लास 10th में आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन जब भी होगा कोई भी वेव का हो, चाहे वो लाइट हो या साउंड हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। और साथ ही साथ जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना। इसमें आपको याद है नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये पॉइंट होता है दोनों में, है ना। रिफ्लेक्शन होगा तो आप उसको रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड वेव ले लीजिए, और रिफ्रैक्शन होगा तो आप उसको रिफ्रैक्टेड वेव ले लीजिए। ये तो दोनों में होता है। और दूसरा लॉ जो यहाँ पे आता है वो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर आता है, और यहाँ पे जो आता है वो आता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये होगा v1 बाई v2, हमेशा ये होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसमें अब जो कुछ चीजों को हम लोग को देखना है वो है फेज रिलेशन को देखना है। फेज रिलेशन का क्या मतलब है, फेज को ऑलरेडी समझ चुके हम लोग। मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ एक रिजिड बाउंड्री रखी है, मतलब जो स्ट्रिंग पे वेव भेज रहे हैं वो स्ट्रिंग कंप्लीटली रिजिडली यहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे ये फिक्स्ड एंड अगर ऐसा फिक्स्ड एंड होता है तो जो लाइट जाएगा या वेव जाएगा तो होता क्या है समझिएगा। यहाँ पे वेव जब यहाँ पे पहुंचता है तो वो क्या करता है, इस एंड पे क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। अब देखिए हर एलिमेंट जो आगे बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा ऊपर की ओर खींच रहा है तभी तो ये आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट जो होगा जो मीन पोजीशन पे है वो ऊपर उठा हुआ नजर आएगा आपको। क्यों आएगा, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। उसी तरह से जब वेव यहाँ पहुंचता है तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। तो बताओ भाई, अगर इस वेव ने या इस स्ट्रिंग ने इस फिक्स्ड एंड पे कुछ फोर्स लगाया ऊपर की ओर, तो बताओ फिक्स्ड एंड छोड़ देगा क्या? नहीं, वो भी लगाएगा। और वो किधर लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे लगाएगा, और वो स्ट्रिंग को नीचे खींच देता है। इसलिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट है या रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज रिवर्सल हो जाता है। वो फेज कितना से चेंज हो जाता है, फेज चेंजेस बाय पाई बाय 2। तो ये पहला पॉइंट ये है कि व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स एट रिजिड या फिक्स्ड एंड या रिजिड एंड, फेज चेंजेस बाय पाई बाय 2, फेज चेंजेस बाय पाई, सॉरी, है ना। फेज जो है वो पाई से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, x ये अगर इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है और ये है ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये एक्स आई लिख लेते हैं और ये एक्स आर लिख देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव है, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया, फुल्ली रिफ्लेक्ट हो गया, तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो दो बदलाव आए हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी के एक्स प्लस ओमेगा टी में बदल गया है, क्योंकि पहले लाइट ट्रैवल कर रहा था या वेव ट्रैवल कर रहा था इन पॉजिटिव एक्स, अब ट्रैवल कर रहा है इन नेगेटिव एक्स, तो के एक्स प्लस ओमेगा टी आना था, और फेज क्योंकि पाई से रिवर्स हो गया है तो प्लस पाई आ गया है। एम्पलीट्यूड भी कम हो सकता है, अगर कुछ लॉस होगा तो एम्पलीट्यूड भी ए आर लिख सकते हैं, लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि देयर इज नो लॉस, तो एम्पलीट्यूड ए लेके काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमारे पास वेव ऐसा हो, ऐसे स्ट्रिंग से बंधा हो जहां पे ये फ्री एंड हो। क्या हो, फ्री एंड। तो अगर फ्री एंड होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका भी सेम फेज होगा। देयर इज नो चेंज ऑफ फेज, नो चेंज of phase on reflection from
रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो फेज चेंज नहीं होगा। इक्वेशन लिख लिया जाए, एक्स आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, टी नहीं आप इसको वाई टी लिखें तो ज़्यादा बेटर है ना। इसको ऐसे लिखते हैं वाई आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, और इसको लिख लेते हैं वाई आर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। उसी तरह से यहाँ भी लिख लेते हैं वाई आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो वही सेम रहेगा है ना, वो सेम ही लेते हैं ऊपर भी, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। वाई आर डायरेक्टली लिख लेते हैं और वो लिख लेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। आप यहाँ उल्टा भी लिख सकते थे, के एक्स प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते थे, है ना। यहाँ भी उसी हिसाब से लिख देते हैं, चलो के एक्स प्लस ओमेगा टी। आ रहा है समझ में, फेज चेंज नहीं हुआ। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो नजर आती है वो है, अच्छा ये रिफ्रैक्शन कब होगा? जब एकदम रिजिड बाउंड्री पे कोई चीज ट्रैवल करता है तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है। जैसे आप किसी हार्ड सरफेस, हार्ड वॉल वाले रूम में जाएं और खूब बड़ा बड़ा सा हो, जोर जोर से बोले तो इको सुनाई देता है, तो मोस्टली लाइट क्या हो रहा होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन कम होगा। और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा तभी वो दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगा। और इसलिए आप देखते हैं कि जब हम लोग इस तरह के थर्मोकॉल वाली चीज़ों को लगा देते हैं तो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने लगता है, कॉस्टिक्स को यूज़ किया जाता है वहाँ पर, और वो एब्जॉर्ब करता है, तब जाके रिफ्रैक्शन होता है। तो वैसा ही अगर कुछ हम ले लें कि मान लो कि एक लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, या एक वेव की बात करें, एक जनरल वेव रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर को पतले से दिखा रहे हैं, डेंसर को मोटे से दिखा रहे हैं, ठीक है। एक वेव अगर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, एट द बाउंड्री दो चीजें होंगी, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। तो मान लीजिए कोई एक लाइट, कोई एक वेव है जो रेयरर से डेंसर जा रहा है, थोड़ा हाई एम्पलीट्यूड लेते हैं ताकि एम्पलीट्यूड डिवाइड भी हो तो कुछ तो पता चले। ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा था, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और एक वेव होगा ट्रांसमिशन, क्या स्थिति बनेगी वो देखिए। जो वेव ट्रांसमिट करता है यानी जो रिफ्रैक्ट कर रहा होता है वो सेम फेज में जाता है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करता है उसमें पाई से फेज का चेंज हो जाता है ना। लेकिन एम्पलीट्यूड इस बार अब सेम नहीं रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड अगर ए आर है, इसका एम्पलीट्यूड ए टी कुछ होगा, है ना, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि एनर्जी बटेगा, उसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे खुद से लिख लीजिए, ट्रांसमिटेड वेव हैज सेम फेज एज इंसिडेंट वेव, बट रिफ्लेक्टेड वेव हैज फेज चेंज ऑफ पाई बाई 2। कब ऐसा होता है, जब वेव ट्रैवल करता है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। उसी तरह की दूसरी स्थिति आपके पास तब हो सकती है जब वेव ट्रैवल करे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, है ना, ऐसा हो सकता है। तब उस केस में जो ट्रांसमिटेड वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है उसका क्या सीन होगा वो देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है ये ट्रांसमिटेड वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये तब है जब डेंसर से रेयरर जा रहा है। तो व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव हैज सेम फेज एज द इंसिडेंट वेव। इतनी चीजों को कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का बाउंड्री कंडीशन या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ये खत्म होता है। इसके आगे जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें अब हम लोग शुरुआत करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग के पास है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या इससे बेटर हम लोग ले लें इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। दो वेव्स के इंटरफेरेंस की बात
और जो इंटरफेरेंस होता है वो बेसिकली किससे पता चलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ये पता चलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है ये, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं, ये एक वेव गया और दूसरा वेव ये गया, तो इन दोनों वेव में जो वहां पे पहुंचेगा, तो इस पॉइंट का जो नेट वाइब्रेशन होगा, किसी भी पॉइंट का वाइब्रेशन, किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हम y से देते हैं। मान लो एक वेव का y1 है और दूसरे वेव का y2 है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जहां वो दोनों मीट कर रहे होंगे वहां का जो नेट वाइब्रेशन होगा या नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा, दैट विल बी सिंपली algebraic sum of the two displacements, तो y1 plus y2 होगा, है ना। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। इसके स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ देंगे और बुक से देख के स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लो टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड देखते हैं, टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। अगर दो वेव इक्वल एम्पलीट्यूड के लेते हैं तो क्या होगा, y1 इक्वल टू लेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा लेंगे y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। इन दोनों में आप देखें तो फेज डिफरेंस है फाई का, और दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम ले रहे हैं और वेव नंबर भी सेम ले रहे हैं। अब ऐसे केस में जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है उसको समझिएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट, अगेन हम लोग वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ये लिखेंगे। हम लोग लिख पाएंगे y इक्वल्स टू a कॉमन आएगा, जब y1 और y2 दोनों के वैल्यू को आप पुट करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है। जिनको याद नहीं हो उनके लिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और ये जब फॉर्मूला हम पुट करते हैं तो 2 तो बाहर आ गया, तो 2a हम लोग ले लेते हैं, और साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी साइन, ठीक है, दोनों के एंगल का सम यानी 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स प्लस 5 और बाई 2 ये आएगा इंटू कॉस, दोनों के एंगल का सब्ट्रैक्शन, केवल -5 बचेगा बाई 2। देखिए तो सही लिख रहे हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई इसमें डर की बात नहीं है। 2a cos 5/2, cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है, इसलिए 2a cos 5/2, और यहाँ पे लिख लेंगे साइन 2 से 2 कट गया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। ये हो गया हमारा y का वैल्यू, जिसमें हम लोग इसको एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेते हैं। इसको क्या लेते हैं बोलो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और आप देखें दो वेव हैं, इसके रेस्पेक्ट में फेज कैसा है आप ध्यान से देखिएगा। इसके मुकाबले 5/2 आगे और इसके मुकाबले 5/2 पीछे। अगर फेजर ड्रॉ करें तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला, ये हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 वाला, और दोनों के बीच का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच हुआ आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2 वाला। आ रहा है समझ में? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे ही इंटेंसिटी डिपेंड करता है। एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है वो बेसिकली होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसके फॉर्मूला को जब हम डिराइव करते हैं तो इंटेंसिटी आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, है ना। अगर ओमेगा सेम हो तब,
और हम देख रहे हैं कि तीनों ही वेव का ओमेगा सेम है, इसलिए इंटेंसिटी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू खाली केवल ए स्क्वायर होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 2a cos phi by 2। इनिशियल इंटेंसिटी मान लेते हैं, इनिशियल इंटेंसिटी क्या मान लेते हैं, मतलब इनिशियली जो दोनों वेव्स था दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था कि नहीं था, तो दोनों का इंटेंसिटी भी सेम होगा और वो हम लोग इंटेंसिटी मान लेते हैं आई नॉट। तो आई नॉट किसके इक्वल होगा, आई नॉट इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स इनिशियली जो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड थे उसके स्क्वायर के। तो इसलिए नया इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव अगर ये पूछा जाए तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या निकल के आता है, आई इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। सही लिख रहे हैं, जो नया रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो आई इक्वल्स टू के स्क्वायर आएगा, यानी के टाइम्स ऑफ ए की जगह लिख लेंगे 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। आप अगर ध्यान से देखें तो के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी आई नॉट, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 4i नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये इंटेंसिटी की वैल्यू, ये इंटेंसिटी की वैल्यू है। इतना कॉपी करें फिर आगे बढ़ें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने चलते हैं कि अगर हमारे पास वेव्स ऐसे हो जाएं जिसमें अनइक्वल एम्पलीट्यूड हो तो क्या होगा। ध्यान से देखेंगे है ना। अब लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड। अगर वेव्स अनइक्वल एम्पलीट्यूड के हों तो उसके इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन रहेगा। तो उसमें हम y1 क्या मान लेंगे, सम a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 मान लेंगे a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। और अब हम लोग y की जगह अगेन y1 प्लस y2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आप देखिए यहाँ पर साइन इस ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ भी है, इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स को अलग नहीं करेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स को a मान लेंगे और फाइव को b मान लेंगे, और हम लोग एक्सपैंड कर देंगे यूजिंग द फॉर्मूला साइन a प्लस बी। तो जिनको याद नहीं है साइन a प्लस बी के फॉर्मूला का वैल्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन a प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहाँ पे हमने ओमेगा टी माइनस के एक्स को पूरा a मान लिया है और फाई को b मान लिया है, यानी कि पहले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहला टर्म एज इट इज रहेगा। और वो क्या रहेगा बताइए, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा टर्म जो है वो हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। दिख रहा है सबको। इस तरह से हम लोग एक्सपैंड कर लिए इसी फॉर्मूला के बेसिस पे, और जैसे ही एक्सपैंड होके निकल आता है, अब देखिए साइन ओमेगा टी वाला टर्म दो एक साथ देख रहा है कॉमन निकालने के लिए, तो हम लोग उसकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। a1 प्लस a2 कॉस फाइव ये आ गया, और साथ में आया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहाँ पे आया a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, टी पे डिपेंडेंट नहीं है,
तो इसको कुछ कैपिटल ए उसको कैपिटल बी इस तरह से मान लें। तो इस तरह को के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि इस साइड का एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए इन दोनों के साइड का, मतलब बेस मान लो a1 प्लस a2 cos फाई ले लिया और परपेंडिकुलर हमने ले लिया a2 sin फाई, और इसके हाइपोटेनस को हमने कुछ कैपिटल ए अज्यूम कर लिया और ये एंगल हमने डेल्टा मान लिया। तो बताओ इस ए का इधर जो प्रोजेक्शन होगा वो ए कॉस डेल्टा लिख पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लिख पाएंगे। और इधर जो प्रोजेक्शन होगा उसको ए साइन डेल्टा लिख पाएंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं और लिख देते हैं ए कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं ए साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जब ऐसा आपको दिखता है आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि फिर से ये इस फॉर्म में आ गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ए बाहर रखते हुए आप इसको साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका y आ गया और ये y एग्जैक्टली वेव के इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। तो नया वेव हमको पता चल गया। लेकिन ये नया वेव कुछ नई क्वांटिटीज को लाया है, उस क्वांटिटी को जानना जरूरी है। तो ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू हम लोग पुराने क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख पाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अभी एक टर्म भूले नहीं है हम, इन दोनों का स्क्वायर करने पे एक तीसरा टर्म भी आएगा 2a1 a2 कॉस फाई। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होने को बेताब हैं। तो a1 स्क्वायर प्लस जैसे ही ऐड होंगे वो बन जाएगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया। तो ए का वैल्यू हम लोग रूट के अंदर में ऐसे लिख देंगे, ये हम लोगों का एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकल के आ जाता है, जो बिल्कुल आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो अलजेब्रिक फॉर्म था उसके जैसा आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आपको टैन डेल्टा भी वैसे ही दिख रहा है। टैन डेल्टा आप अगर यहाँ से निकालते हैं तो वो आएगा a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos। बातें यहीं पे नहीं रुकती, आप चाहें तो इसको वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप a1 इक्वल टू a2 इक्वल्स टू a अगर आप रख दें तो कैपिटल A का वैल्यू निकल आता है। देखिएगा क्या, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर डायरेक्टली कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, 2a स्क्वायर। और यहाँ भी देखिएगा तो 2a स्क्वायर आएगा, ये 1 प्लस कॉस फाई लिख पाएंगे। और टैन डेल्टा की वैल्यू को देखें तो टैन डेल्टा इक्वल्स टू ए साइन फाई अपॉन ए प्लस, ए कॉमन ही आ जाएगा 1 प्लस कॉस फाई। 1 प्लस कॉस फाई को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, वो 2 बाहर निकल जाएगा। ए स्क्वायर से एक ए बाहर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 का भी कॉस फाई बाई 2 हो जाएगा। आप याद करिए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड वाले लिए थे तो 2a cos फाई बाई 2 ही आया था। यहाँ पे भी आप चाहें तो इसको tan फाई बाई 2 प्रूव कर सकते हैं और डेल्टा इक्वल्स टू फाई बाई 2 ला सकते हैं। देखिए साइन फाई को आप 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 लिख लें और 1 प्लस कॉस फाई को 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 लिख लें, तो कॉस फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और वो tan फाई बाई 2 बन जाएगा। तब आप डेल्टा को फाई बाई 2 प्रूव कर सकते हैं।
वहां भी आप देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसा ही था, उसका भी एम्पलीट्यूड यही आया था और उसके साथ में जो फेज में एंगल था मतलब ओमेगा टी माइनस के, और यहाँ जैसे हम डेल्टा लिख रहे हैं उस डेल्टा की जगह वहाँ पे 5/2 है। तो ये चीज़ जो है उसको भी कंफर्म कर रहा है, मतलब उसको अगर हम नहीं भी डिराइव करते तो इसको इसके एज अ स्पेशल केस को हम लोग वहाँ पे लिख सकते थे। इसके इंटेंसिटी की भी चर्चा करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लें। चलिए अभी इसके इंटेंसिटी की भी चर्चा कर ली जाए। हमने इसके एम्पलीट्यूड को देख लिया, अब यहाँ इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे भाई, दोनों के इंडिविजुअल इंटेंसिटी शुरुआत वाले भी अलग होंगे। तो मान लेते हैं शुरुआत में जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं उसके इंटेंसिटी को I1 और I2 से डिनोट करेंगे, तो ये KA1 स्क्वायर हो जाएगा, ये KA2 स्क्वायर होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको रूट अंडर KA1 इक्वल्स टू रूट I1 भी लिख सकते हैं, एंड रूट K इंटू A2 को रूट I2 भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ी उसी हिसाब से उसको यूज करेंगे। अच्छा, अगर इंटेंसिटी की बात करी जाए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उसको I से डिनोट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा I1 I2 इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी है और I जो है रिजल्टेंट वेव्स आफ्टर इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी है। वो I जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, K टाइम्स ऑफ कैपिटल A स्क्वायर। तो हम लोग को I के लिए भी इसी तरह का एक एक्सप्रेशन लिख लेना है। क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, I इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं देखिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए KA1 स्क्वायर हो गया प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 A1 के लिए रूट KA1 कर लें इंटू रूट KA2 कर लें। समझ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबको हम I1 I2 के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई तो K हुआ है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई किए रूट K को और इससे भी मल्टीप्लाई किए रूट K को, तो K मिल ही गया, है ना। तो इसको क्या I1 लिख सकते हैं, देखिए ऊपर से ध्यान से देखते जाइए, I1 लिख सकते हैं बिल्कुल, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos phi, ये हो जाएगा। ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसमें भी अगर आप चाहें तो I1 और इक्वल टू I2 इक्वल्स टू I0 पुट करके प्रूफ कर सकते हैं कि I इक्वल्स टू होगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। समझ रहे हैं, ये लाए थे ना हम लोग इक्वल एम्पलीट्यूड वाले केस में, तो इतना प्रूफ किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे अब स्पेशल केसेस देखने की बारी आ गई, मतलब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस देखेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकली हमने सारे फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम लोग दो तरह के दो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की चर्चा करेंगे, है ना। मतलब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस को दो भागों में बांट देते हैं। एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस को देखें तो ऐसा तब होता है जब दो वेव्स का आपस में क्रेस्ट मिल जाए। ठीक है, दो वेव्स का क्या मिले, क्रेस्ट, तो एज अ रिजल्ट एक बड़ा क्रेस्ट मिलेगा, और अगर एक क्रेस्ट मिले और एक ट्रफ मिले तब एक छोटा क्रेस्ट मिलेगा। अगर दोनों का हाइट और डेप्थ बराबर हो तो जीरो भी मिल सकता है। ऐसे ही केस को कंस्ट्रक्टिव और उस केस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से मान लो वेव्स चलना शुरू हुआ, एक वेव चला और दूसरा वेव वहीं से चला और फिर ऐसे मीट किया, यहाँ पे दोनों मीट करता है, तो क्या देख रहे हो, क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ मीट करने का चांस है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि वेव ऐसे चले तब भी क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट करेगा, यानी कि दोनों के पाथ में या तो कोई डिफरेंस नहीं हो या पूरा लैम्डा का डिफरेंस हो।
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चांस बनता है। तब देख रहे हो यहाँ पे हिलेगा ना क्रेस्ट और क्रेस्ट, देख रहे हैं आप। तो जैसे मान लो ऐसे चल रहा है, दो वेव्स यहाँ से चला और यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मान लो ऐसे चला और यहाँ से जब ये चला तो लंबा चल रहा है ना ये थोड़ा, और जब लंबा चल रहा है उस समय ऐसा चल गया, ठीक है। तो क्या क्रेस्ट क्रेस्ट मिलने का चांस है? कब मिलने का चांस हुआ? जब इसका पाथ और इसके पाथ में एग्जैक्टली लैम्डा का डिफरेंस है ना, या 2 लैम्डा का डिफरेंस होता तो भी वही होता, 3 लैम्डा का भी डिफरेंस होता तो भी यही होता, क्योंकि पूरा लैम्डा आगे बढ़ा दो, इसको पीछे कर दो तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक और लैम्डा बढ़ा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब एज लॉन्ग एज पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तब तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता जाएगा। इसी को हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या रखते हैं कि उसका पाथ डिफरेंस देखना भाई, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना हो, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो एंड सो ऑन। आप इस यही माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है ना, हो सकता है वो ज्यादा हो ये कम हो, है ना। तो इसको हम लोग इन जनरल क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा हो तो ये क्या रिजल्ट करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा आपको याद होगा कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स निकाले थे लास्ट क्लास। डेल्टा फाई जो आता है या फाई जो आता है वो कितना आता है, देखना भाई। अगर आप लैम्डा का पाथ डिफरेंस की बात करें तो बिकॉज ऑफ लैम्डा पाथ डिफरेंस 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? आता है। तो यूनिट पाथ डिफरेंस की वजह से कितना फेज डिफरेंस आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस से कितना फेज डिफरेंस आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये समझ रहे हैं? ये कहीं साइड में भी लिख सकते हैं, कोई इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कोई लेना देना नहीं, वहां भी यूज करेंगे। ये साइड में कहीं पे लिख दीजिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो इसकी वजह से जो फेज डिफरेंस है वो 5, समझ गया। तो ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो बताइए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 5 कितना लिख दें, बताओ 5 कितना लिख दें। यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा रख दें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो एन लैम्डा रखेंगे, लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो गया, तो 2n पाई हो जाएगा क्या। तो यानी कि हम दो तरह से कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस या तो n लैम्डा होना चाहिए, या कहें कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का पाथ डिफरेंस या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई का फेज डिफरेंस होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये अब हम मिटा दिए, ठीक है भाई। आपको आसानी से याद है उसके लिए आप समझ लीजिए कि जो पाथ डिफरेंस का कंडीशन है ना, उसी में लैम्डा की जगह 2 पाई रख दीजिए तो काम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस देखने आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, मान लीजिए वेव ऐसे चला, ठीक है, और दूसरा वेव ऐसे चला, बताइए कैसे मीट करेगा दोनों, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ, तो कितना का पाथ डिफरेंस हो रहा है भाई, लैम्डा बाई 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, बताओ। एक लैम्डा चल रहा है, एक 3 लैम्डा बाई 2 चल रहा है, तो कितना का पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 का। अच्छा ऐसा ही तब होगा, ऐसा ही इफेक्ट तब होगा जब 3 लैम्डा बाई 2 हो, है कि नहीं। मतलब क्या कंडीशन नजर आ रहा है, डेल्टा एक्स मस्ट बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना। क्या क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले डेल्टा एक्स का वैल्यू, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, प्लस माइनस लगा के कर लेंगे, प्लस माइनस एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का कंडीशन डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और अगर 5 का फेज डिफरेंस का कंडीशन पूछेगा तो लैम्डा की जगह 2 पाई रखने से काम हो जाता है, यानी 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये हो गया कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड, आप समझ रहे हैं, एम्पलीट्यूड इसमें मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें ए क्या हो जाएगा मैक्सिमम, अगर ए मैक्सिमम होगा तो आई भी तो मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी भी तो मैक्सिमम होगा। इसमें आप समझ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होगा बोलो मिनिमम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो उस समय इंटेंसिटी भी तो क्या होगा बोलो मिनिमम होगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कंडीशन से, एम्पलीट्यूड की शुरुआत करते हैं ए से। तो ए जो है वो क्या है बताओ, रूट ओवर a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव है कि नहीं बोलो। तो बताओ यहाँ पे फाइव की जगह क्या रख दिया जाए, फाइव की जगह जीरो रख सकते हैं क्या, एन जीरो रखेंगे तो फाइव जीरो हो जाएगा, cos जीरो 1 होगा कि नहीं होगा, cos जीरो 1 होगा तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, अरे ये कुछ चीज होता है क्या, हाँ भाई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होता है, यानी a1 प्लस a2 होगा, ये टोटल एम्पलीट्यूड a हो गया। आया समझ में। अच्छा अगर बात करें कि दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड वाले होते तो क्या होता, आप दोबारा पुट करने जाएंगे उससे अच्छा है, मतलब उसके फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे पुट कर दें, है कि नहीं, तो 2a हो जाएगा क्या, दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हैं तब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 2a हो जाता है। अच्छा इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, अब देखिए इंटेंसिटी का अभी अभी यहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब देखें ध्यान से, फाइव को हम लोग यहाँ भी जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये देखिए ये रूट i1 का स्क्वायर है, ध्यान से देखें, ये रूट i1 का स्क्वायर, ये रूट i2 का स्क्वायर, ये 2 रूट अंडर i1 i2, तो i का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में। और अगर इक्वल एम्पलीट्यूड के केस में इंटेंसिटी की बात करें तो आप इसमें डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं, फाइव का वैल्यू जीरो पुट कर दिए, cos जीरो 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 4i0। तो ये हमने चर्चा कर ली कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होगा जब दोनों का एम्पलीट्यूड अलग हो, एम्पलीट्यूड क्या होगा जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, इंटेंसिटी क्या होगा जब दोनों का इंटेंसिटी अलग हो, और इंटेंसिटी क्या होगा जब दोनों का इंटेंसिटी सेम हो। सिमिलरली हम लोग अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड की चर्चा से शुरुआत करते हैं। आप देखिए इसमें फाई क्या रख पाइएगा, इनका वैल्यू कोई जीरो भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट करिए तो अच्छा आएगा, एन का वैल्यू 1 पुट करके देखिए इसमें तो क्या आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 यानी पाई कॉस पाई कितना होता है -1। जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा देखिए, तो रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, कुछ दिख रहा है, ये है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का रूट, यानी कि आ जाएगा मॉड ऑफ a1 माइनस a2। मॉड क्यों लिया, क्योंकि कौन a1 और a2 में कौन बड़ा है कौन छोटा हम लोग को पता नहीं, और एम्पलीट्यूड को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं। उसी तरह से इक्वल एम्पलीट्यूड हो तब उस केस में एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जीरो, a1 माइनस a2 जीरो हो जाएगा। आप देखेंगे अच्छा यहाँ पे हम लोग ये जो लिख रहे हैं इसी को हम लोग आई ए मैक्सिमम कहते हैं कि नहीं बोलो, और इसी को आई मैक्सिमम कहते हैं, है कि नहीं, ये मैक्सिमम है और ये आई मैक्सिमम है ना। उसी तरह से ये ए मिनिमम है, उसी तरह से ये ए मिनिमम है, तो दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड के हों तो ए मिनिमम जीरो आता है। यहाँ पे आई मिनिमम क्या आएगा, आप अगर इस सेम मेथड से पुट करके देखेंगे, ये रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर आता है, और आई मिनिमम का वैल्यू क्या आता है भाई जीरो, है ना। तो इस तरह से हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लें।